हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दी लिविंग वर्ड का रिवीजन वीडियो, जिसमें हम पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसमें आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो जो ड्रॉपर्स हैं या जिन्होंने लेक्चर अटेंड कर रखा है, उनके लिए रिविजन करने के लिए ये बेस्ट मेथड है। इसमें हम रिवीजन भी करवाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको निमोनिक्स भी प्रोवाइड करूंगी। क्या रहते हैं, एक तरफ से फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगी जिससे आप इस चैप्टर को इजीली मेमोराइज कर सकें। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप एग्जाम के टाइम में सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे हम इस चैप्टर को फिंगर टिप्स से याद करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दी लिविंग वर्ड, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया के बारे में। कितनी वैरायटी हैं, कैसे हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम उनके रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दी लिविंग वर्ड में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? एक मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे आप बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है, ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है? ठीक है, तो लाइफ क्या है? मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कुछ इसके फीचर्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या क्या फीचर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। जिसमें से आपका पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल इज नोन एज ग्रोथ। क्लियर? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना और उनका मास इंक्रीज करना क्या कहलाएगा? आपका ग्रोथ कहलाएगा। तो ग्रोथ क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। बट ग्रोथ आपके कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। मतलब यहां पर भी ग्रोथ है और यहां पर भी ग्रोथ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दे तो माउंटेन के ऊपर कुछ डिपॉजिट होना और उसका मास इंक्रीज कर जाना, उसका साइज इंक्रीज कर जाना, या घर में रखी हुई चीजों के ऊपर डस्ट की लेयर जम जाना, वो भी एक तरह से ग्रोथ है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी ग्रोथ होगी वो होगी ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। जब भी ग्रोथ आपकी बॉडी के अंदर से होगी उसी को हम ग्रोथ कंसीडर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट द कंडीशन इज इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसको लिविंग स्टेट में मेंटेन करने के लिए उसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? आपकी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि बाहर या किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। बट मेटाबॉलिज्म को हम आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में बेबी को या फिर दो गैमेट को मिलाकर के जाइगोट बना रहे हैं, नई लाइफ बना रहे हैं, ये हम लोग बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग फीचर मानेंगे? जी जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो क्या है? एक रिएक्शन है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हम बाहर परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, एक गैमेट को दूसरे गैमेट से मिला करके जाइगोट बना रहे हैं, वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक रिएक्शन है। ठीक है, ये अपने आप से आगे चल के लिविंग की तरह डिवाइड करना या फिर नए ऑर्गेनिज्म बना करके लाइफ सर्वाइव करना नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपकी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग नहीं मानी गई है, बल्कि मेटाबॉलिज्म क्या कह लो, मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी क्या है?
डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ग्रोथ हो गई आपकी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट द कंडीशन इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। सेकेंड है आपकी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वो प्रोसेस नहीं बल्कि एक रिएक्शन है। थर्ड आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं 3 डेफिनेशन निकल के आती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सेल है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका यही बताता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल से मिलकर बना होगा, उससे छोटा कुछ भी लिविंग नहीं माना जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास सेल होगा या उनकी बॉडी सेल से ऑर्गेनाइज होगी। क्लियर है? तो ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब कैसे हम अपने आप को अवेयर रखते हैं, कैसे हम स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ये होता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आपकी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर कभी कभी वो 4 ऑप्शन देते हैं विच इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये चारों पॉइंट याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करेंगे? एक छोटा सा निमोनिक है जो आप याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या है वो निमोनिक? ग्रेट माइंड क्रिएट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस कहां से आता है? आपके ग्रेट माइंड से। और ग्रेट माइंड कहां से आता है? जब आप उस पर वर्क करते रहते हो, अपना 100% देते रहते हो। ठीक है, सो ग्रेट माइंड क्रिएट सक्सेस। इस थॉट से आप क्या कर लोगे? 4 डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म याद कर लोगे। क्लियर? GMCS, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो ये याद रखिएगा, ग्रेट माइंड क्रिएट सक्सेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी। ठीक है, और एक टर्म से हम अवेयर होते हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सिंपल, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी कह लो या टाइप कह लो। ठीक है, इसको टाइप भी बोल सकते हो या वैरायटी। So, type of living organism that are found in this planet or on this planet Earth। ठीक है, आपके planet Earth पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो क्या है? आपकी बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर डेफिनेशन आता है तो इसमें हम वैरायटी तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ नंबर भी इंक्लूड करेंगे। मतलब कितने वैरायटी के हैं और कितने नंबर हैं। तो अगर सिंपली हम बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? The number and type of living organism that are found on the surface of earth, या फिर जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हो उसको भी हम बोल सकते हैं। बस याद क्या करना है? नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गई आपकी बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ एक डेटा था आपके एनसीईआरटी में, क्या? नंबर ऑफ स्पीशीज। इसका डेटा आपको याद करना है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। कितना था? 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन, इतनी आपकी वैरायटी है या कह लो नंबर ऑफ स्पीशीज का डेटा है। अब मैंने ये बताया था कि 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना? 17 to 18 lakhs। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है। पहली बात तो 1.7 1.8 पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, दूसरा मिलियन और बिलियन का भी ध्यान दीजिएगा। तो 1.7 to 1.8 मिलियन या 17 to 18 lakhs, ये था आपका डाइवर्सिटी। अब आते हैं नए टॉपिक पे दैट इज टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनमी क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब इन सारी वैरायटी को हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिकॉर्ड बना करके रखना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड बनाना है? अगर हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सी स्पीशीज है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, बढ़ रही है, या कौन सी स्पीशीज है जो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और एक्सटिंक्शन के नियर जा रही है, मतलब खत्म होने की कगार पे जा रही है। और अगर एक बार स्पीशीज खत्म हो गई तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। इसीलिए हमने क्या किया, इन सारे स्पीशीज का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। और वो सब हमने किसके अंदर पढ़ना है? टेक्सोनमी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो टेक्सोनमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ दीज फोर थिंग, ठीक है। टेक्सोनमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो है फादर ऑफ टेक्सोनमी, ठीक है, कार्लस लिनियस। सर कार्लस लिनियस वाज, और कह सकते हैं इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और इनका एक बार और नाम याद आएगा, वो हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैरोलस लीनियस, बट जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कार्लिनियस या कार्लस लीनियस प्रोनाउंस करेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं बेसिक फीचर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें पहला क्या आता है आपका? कैरेक्टराइजेशन। मैंने अपनी नॉर्मल क्लास में बताया था आपको टेक्सोनॉमी में कि ये है क्या। जैसे कि हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है टेक्सोनॉमी में, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। अब इतनी सारी वैरायटी को हम एक साथ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, शायद हम लोग पूरी कर भी ना पाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कई सारे तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि हम उसकी स्टडी ईजिली कर पाएँ और उनको ईजिली हैंडल भी कर पाएँ। जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक स्कूल है जहाँ पे 15,000 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 15,000 स्टूडेंट का डेटा रखना इजी टास्क नहीं था, तो हमने क्या किया? इन 15,000 स्टूडेंट को क्या किया? क्लासेस में डिवाइड किया, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। उसके बाद भी हमने इन स्टूडेंट को क्या किया? सेक्शंस में डिवाइड किया था, सेक्शन ABCD करके। और फिर हर सेक्शन में हमने स्टूडेंट को क्या किया था? अलग अलग क्लब्स में डिवाइड किया था कि कोई स्पोर्ट्स में क्लब में है, कोई डांस क्लब में है, कोई सिंगिंग क्लब में है, और कोई सिर्फ स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या रखा? एकेडमिक क्लब या स्टूडियस क्लब, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ? हमने स्टूडेंट को डिवाइड किया, छोटे छोटे ग्रुप में उनको कन्वर्ट किया, और फिर हमने उनकी स्टडी करी या उनका रिकॉर्ड बना के रखा, जो कि एक इजी टास्क था। बट एक साथ 15,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना शायद डिफिकल्ट होता और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। इसी तरह से 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज का डेटा बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता। तो हमने क्या किया? उसको भी ऐसे ही अलग अलग मेथड से डिवाइड किया ताकि हम उनकी स्टडी अच्छे से कर पाएं और उनके रिकॉर्ड्स अच्छे से बना पाएं। तो जिसमें पहला क्या आता है आपका? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके एक्सटर्नल फीचर को देख करके या उनके इंटरनल फीचर को देख के उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, ठीक है। कि उनका एक्सटर्नल फीचर कैसा है, उनका सेल कैसा है, उनके डिवीजन का मेथड कैसा है, रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, या फिर उनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो किस हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। इस बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना क्या कहलाएगा आपका? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर को देख करके हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देन आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। हमारी भी आइडेंटिटी होती है, आईडी कार्ड होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन क्या? एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना किसी ऑर्गेनिज्म को ताकि हम उसकी नेमिंग कर पाए। A correct description is given to an organism so that naming is possible. ये हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन। ये तो सिंपल टर्म है। क्लासिफिकेशन क्या है? डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास है और उसमें मुझे स्टूडेंट्स को डिवाइड करना हो तो हम जेंडर के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं क्या, और भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया?
कन्वीनियंट कैटेगरी को देख करके हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स में कह लो या एनिमल्स में कह लो, जिनके बहुत सारे नाम हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पंपकिन का, कद्दू का, जिसको सीताफल और बहुत सारी चीजें बुलाते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में क्या बोला गया कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे जो वर्ल्ड वाइड नोन होगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास एक साइंटिफिक नेम होगा जो पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाएगा और उस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो वो था आपका नॉमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग करना। तो ये 4 फीचर्स थे आपके टेक्सोनॉमी में। अगेन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है क्या? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद दीज 4 फीचर। और ये 4 फीचर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अभी बताया, किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देना ताकि वो वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए, जिसमें टर्म आ रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल होगा। बाई मीन्स टू, नॉमियल मतलब नेम, ठीक है। टू नेम नॉमेनक्लेचर, एक ऐसा मेथड जिसमें हम हर ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा भी सेम कंडीशन है, हमारे पास भी 2 वर्ड नेम है, मतलब एक हमारा खुद का नाम और दूसरा हमारी फैमिली का नाम। वैसे ही साइंटिफिक नेम में हम क्या करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड नेम देंगे, जिसमें से एक वर्ड होगा उसका जीनस जो उसकी फैमिली के बारे में बताएगा, और एक वर्ड हो जाएगा उसका खुद का नाम, दैट इज स्पीशीज नेम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर टर्म भी आपको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस जी ने। 2 जगह नाम आया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मेथड भी इन्होंने ही दिया था। अब यहाँ पे आपको 2 एब्रिविएशन फॉर्म में दिख रहा है, ICBN एंड ICZN। ये 2 कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? इंटरनेशनल कम्युनिटी है। फुल फॉर्म देखते हैं ICBN का, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और दूसरी है आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये ऑफ याद रखिएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये 2 कम्युनिटी कैसी हैं? जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देंगे, तो जब हम प्लांट को नेम देंगे तो हमें ICBN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जब भी हम किसी एनिमल को नेम देंगे तब हमें ICZN के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? 2 कम्युनिटी हैं और ये बता रही हैं कि प्लांट को नेमिंग के टाइम हमको इनके रूल्स को देखना है और एनिमल्स की नेमिंग के टाइम पे हमको इनके रूल्स को देखना है। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे आपसे? इनका फुल फॉर्म। बट कंफ्यूजिंग क्या है? ये फॉर और ये ऑफ, ठीक है। बॉटैनिकल के लिए फॉर है और जूलॉजिकल के लिए क्या है? आपका ऑफ है। और इसको याद करने का एक तरीका है, कंसर्न फॉर प्लांट ऑफ ह्यूमन। एक ये मेथड याद कर लीजिए, या फिर और सिंपल कर दे तो उसको कंसर्न ऑफ एनिमल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये क्या है? कंसर्न ऑफ एनिमल। एनिमल का कंसर्न है किसके लिए? प्लांट के लिए। एनिमल मतलब जूलॉजिकल, प्लांट मतलब बॉटैनिकल। तो जब भी आप जूलॉजिकल लिखेंगे उसके आगे क्या लिखेंगे आप? ऑफ। और जब भी आप प्लांट का बॉटैनिकल लिखेंगे उसके आगे क्या लिखेंगे आप? फॉर। तो इससे क्या होगा? आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको रट्टा नहीं मारना है, ऐसे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फुल फॉर्म याद रखिएगा और इस फॉर और ऑफ का ध्यान दीजिएगा। अब क्या है? यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम किसी
ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम या बायोनॉमियल नेम प्रोवाइड करेंगे। उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला रूल, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन और लैटिनाइज। ठीक है, पहला रूल क्या है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम देंगे वो किस लैंग्वेज से ड्राइव होगा, लैटिन या लैटिनाइज। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी, क्यों लैटिन, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब जो अब बोली नहीं जाती है, और क्योंकि अब ये बोली नहीं जाती है तो इसमें कोई भी चेंजेस आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, वैसे ये क्या है, डेड लैंग्वेज है, तो इसमें कोई अपडेशन के चांसेस नहीं है। तो एक बार किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दे दिया तो वहां पे चेंजेस आने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो हम उसको अच्छे से याद कर सकेंगे और बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपका आता है सेकेंड रूल, द फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज। जब भी हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नेम देंगे तो पहला वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे जीनस का नेम आएगा और फिर स्पीशीज का। जैसे हमारे में था, पहले हमारा नाम आता है फिर हमारी फैमिली का नाम आता है, बट यहाँ पे क्या है, पहले जीनस आएगा जो कि उनकी फैमिली के बारे में बताएगा और फिर आपका स्पीशीज का नाम आएगा जो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएगा। थर्ड रूल, जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, हमारे में मेरा फर्स्ट नेम वही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सर नेम भी आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे जो जीनस का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बट जो स्पीशीज का नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सो जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। फोर्थ रूल, अब जब कभी भी आप इसको लिखोगे या आप कहीं पे प्रिंट करोगे, ठीक है, आपको कहीं टाइप करना है तो आपको साइंटिफिक नेम को अलग लुक देना पड़ेगा ताकि लोग समझ पाए कि ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो कैसे उसको अलग लुक देंगे, जब भी आप उसको टाइप करेंगे, ठीक है, जब भी आप टाइप करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, इटैलिक फॉन्ट यूज करेंगे। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का, हम उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, बट जब भी कभी हम उसको हैंड रिटन नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम हाथ से लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि हम पता कर सके कि हाँ ये साइंटिफिक नेम है। क्लियर? तो जब भी हम उसको टाइप करेंगे तो इटैलिक फॉन्ट में टाइप करेंगे, बट जब हम हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, और वो भी अलग अलग। मतलब जीनस का नेम अंडरलाइन करेंगे अलग और स्पीशीज का नेम अलग अंडरलाइन करेंगे, एक ही लाइन से दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। लास्ट रूल, हम उसमें साइंटिस्ट का नेम या ऑथर का नेम भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जिसने वो नेम प्रोवाइड किया है उसका नाम भी इंक्लूड करेंगे और उसको एब्रीवेट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसके कुछ फ्यू लेटर्स ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम आई गेस सबको पता होगा, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका। और किसने दिया था, लिनियस जी ने। तो इनका नाम भी हम क्या करेंगे, एब्रीवेट फॉर्म में यूज करेंगे। और क्योंकि मैंने इसको हाथ से लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो भी सेपरेटली। क्लियर है? देखिए मैंने एम कैपिटल से स्टार्ट किया था और आई स्मॉल से, तो आपको ऐसे ही उसको अंडरलाइन करना है। तो ये आपके रूल्स थे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए। ओके, सो दीज आर द यूनिवर्सल रूल फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को उनका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे तो आपको इन रूल्स का ध्यान देना है। ठीक है, अब इस रूल्स को याद करना थोड़ा सा हमको लग रहा है बड़ा होगा, बट एक सिंपल सी ट्रिक है, वैसे तो ये याद हो जाएगा, इजी है, बट फिर भी एक ट्रिक आपको प्रोवाइड करते हैं। एक स्टेटमेंट है, लेट्स गो टू स्कूल एंड चीयर्स स्टूडेंट्स फॉर एक्सेप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, फॉर क्या है ये, लेट्स गो टू स्कूल एंड चीयर्स स्टूडेंट फॉर एक्सेप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI एंड अंडरस्टैंडिंग इट। क्योंकि आजकल
AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत हेल्पफुल भी है। तो L फॉर आपका हो जाएगा लैटिन, मीन्स साइंटिफिक नेम आपकी किस लैंग्वेज से ड्राइव है? लैटिन लैंग्वेज से। G फॉर हो जाएगा आपका जीनस एंड S फॉर स्पीशीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हम 2 वर्ड नेम दे रहे हैं उसमें पहला वर्ड आएगा जीनस का नेम, देन आपके स्पीशीज का नेम आएगा। रूल नंबर 3 क्या था कि जीनस का नेम आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का आपके स्मॉल लेटर से। सो जीनस विल बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज विल बी स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ए फॉर ऑथर, हम लोग इसमें ऑथर का नाम भी दे सकते हैं और उसको किस फॉर्म में देंगे? एब्रीवेट के फॉर्म में, मतलब उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही रखेंगे, फुल नेम हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक और ट्रिक। लास्ट वन इज इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटेलिजेंस इज फॉर इटैलिक एंड अंडरस्टैंडिंग इज फॉर अंडरलाइन। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग? अंडरलाइन करेंगे अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं, और अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उसको इटैलिक फॉन्ट में टाइप करेंगे। तो ये क्या था? एक रूल्स याद करने का तरीका। ठीक है, इजी है, वैसे आप वैसे उधर से भी याद कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीजें, बट इजी करने के लिए ये था। लेट्स गो टू स्कूल, चीयर स्टूडेंट फॉर एक्सेप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब इन्हीं के पहले पहले वर्ड से आपको क्या हो जाएगा? रूल्स याद हो जाएंगे कि कौन कौन से रूल्स थे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो पहले वर्ड का ध्यान दीजिएगा और आपको जल्दी से रिकैप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी हिरार्की या हिरार्की, ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है कि एक मेथड जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब टेक्सोनॉमी हिरार्की क्या है? हमने उनको डिवाइड कर दिया है बहुत सारी कैटेगरी में। उन कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका क्या आता है? किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। कैसे हमने अलग अलग कैटेगरी में, एक बड़े ग्रुप में, फिर उसके छोटे ग्रुप में, फिर और छोटे ग्रुप में करते करते उनको हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये है आपका टेक्सोनॉमी हिरार्की। हिरार्की मीन्स एक ऐसा सीक्वेंस जो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हो या छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हो। ठीक है, हिरार्की मतलब कोई सीक्वेंस जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हिरार्की। तो ये आपको याद करना पड़ेगा सीक्वेंस से कि किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, इसके लिए भी मैंने क्या कर रखा है? एक ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है? KPCOF एंड जीनस स्पीशीज। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इनका सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं नीट एग्जाम में। तो सीक्वेंस क्या है? आप सब कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को जानते होंगे। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम गिन्नी शर्मा। तो बस इतना सा ही याद रखना है कि कपिल शर्मा को जानते हैं और आप उनकी वाइफ गिन्नी शर्मा को जानते हैं। सो गिन्नी शर्मा कहीं जा रही थी, कपिल ने क्या किए? उनको सी ऑफ करने के लिए गए। सो कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा। इससे क्या होगा? आपको सीक्वेंस पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि इसी को जंबल करके दे देते हैं एग्जाम में और आपको सीक्वेंस पे अरेंज करना होता है। ठीक है, या कह लो सही सीक्वेंस पे टिक करना होता है। सो कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, जिसमें से किंगडम आपकी सबसे लार्जेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी हिरार्की की, और स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी कैटेगरी की या हायरार्की की। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट यूनिट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा, जैसे जैसे आप बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी इसमें हम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और साथ ही साथ इन ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे? धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो जैसे आप ऊपर से नीचे या हायर टेक्सोनॉमी से लोअर टेक्सोनॉमी या लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ आएंगे, आपके जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या करेंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, डिक्रीज डाउन दी हिरार्की। क्लियर?
पहला क्वेश्चन, सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, दैट इज किंगडम। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी स्पीशीज। फिर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम होंगे, साथ ही साथ उनके पास जो कॉमन कैरेक्टर्स थे वो भी कम होंगे। कॉमन कैरेक्टर मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इजिली किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दो दो कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कॉमन कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ आते आते आपको कॉमन कैरेक्टर कम दिखेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था 15,000 स्टूडेंट का, एक साथ देखा जाए तो 15,000 क्या है, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या हो गया उनका कॉमन कैरेक्टर। बट जैसे हमने उनको क्लासेस में डिवाइड किया, अब उनके धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं। कोई क्लास 12th का है, कोई क्लास 1st का है। फिर सेक्शंस में गए A B C D, फिर इनके कॉमन कैरेक्टर्स कम हुए। ए सेक्शंस वाले टॉपर होंगे और जो लोअर सेक्शन वाले या फिर ए के अलावा जो सेक्शन है उसमें स्टूडेंट क्या होंगे, थोड़े से कम स्टूडियस होंगे या कम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इनके कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, बट जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इनके बीच में सिमिलैरिटी का ऑर्डर इंक्रीज करेगा। मतलब अगर एक 12th क्लास के स्टूडेंट को हम 1st क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करें तो कॉमन कैरेक्टर क्या है कि दोनों स्टूडेंट्स हैं, बट सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा वेरी करेगी। बट अगर हम दो 12th क्लास के स्टूडेंट को कंपेयर करें तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगी। एज कह लो, इंटेलिजेंस कह लो या फिर एक्सपीरियंस कह लो। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाएगी, बट कॉमन कैरेक्टर जो है उनका वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन हर एक हायरार्की के इन फाइलम हो गया, किंगडम हो गया, इनको हमने क्या कहा है, ये आपकी कैटेगरी है, ठीक है। हर एक पॉइंट को क्या हमने बोला है, ये क्या है, आपकी कैटेगरी है, या इनको हम लोग रैंक बोल सकते हैं। तो किंगडम आपका एक कैटेगरी हो गया, फाइलम आपका एक कैटेगरी हो गया, या स्पीशीज आपकी एक कैटेगरी, या उनको रैंक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एक ना एक रैंक है, एक सीक्वेंस है जिसपे जीनस का अलग रैंक है और स्पीशीज का अलग है। तो हर एक पॉइंट क्या है, किंगडम कह लो या फाइलम, ये है आपकी एक कैटेगरी या रैंक। और इस रैंक में, इस कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म वो कहलाएगा आपका टैक्सॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज में आपके ह्यूमंस भी आ जाएंगे, ठीक है, लॉयन भी आ जाएंगे, या फिर कह लो कैट भी आ जाएगी। तो ये कैट या लॉयन या ह्यूमन क्या है, एक टैक्सॉन है, बट स्पीशीज क्या हो गई आपकी एक कैटेगरी, या उसको रैंक भी बोल सकते हैं। तो टैक्सॉन क्या हो गए, कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या है आपके टैक्सॉन, और कैटेगरी क्या है, हर एक पॉइंट इसमें जो आपकी टैक्सॉनमी हायरार्की में है, किंगडम, फाइलम या फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली। और आपकी कैटेगरी या आपकी रैंक ही क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट विल बी कैटेगरी और रैंक, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये था आपका टैक्सॉनमी हायरार्की। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस जो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और उसमें आपको ये सीक्वेंस याद करना है, इसका मैंने ट्रिक बताया, कपिल शर्मा या कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि कॉमन कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, वो नीचे आने में बढ़ेंगे या घटेंगे। तो कॉमन कैरेक्टर आपके कम होते जाएंगे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, और सिमिलैरिटीज क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कुछ साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। जिसमें से पहला आ गया आपका मैग्निफेरा इंडिका, ये स्मॉल लेटर ही है, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका नाम किसका है, मैंगो का। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो मैंगो सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में मैंगो की सबसे ज्यादा पैदावारी है। तो इसको याद करने का तरीका भी ऐसा ही कुछ है मैंगो फ्लरिश्ड किसमें, इंडिया में। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है मैंगो, या ग्रो करता है इंडिया में। तो आप यहां से याद कर सकते हो, मैंगो से आपका वर्ड आ जाएगा मैग्नी, फ्लरिश से आ जाएगा फेरा,
और इंडिया से आ जाएगा आपका क्या, इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम याद करने का तरीका क्या है, मैंगो फ्लरिश इन इंडिया, मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा आपका आता है होमो सेपियंस, जो मैन के बारे में या ह्यूमन के बारे में है। तो होमो मतलब किसका साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन का। होमो आपका ह्यूमन से हो जाएगा, और सेपियन मतलब होता है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। ह्यूमन बीइंग है तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो सेपियन मतलब समझदार। बस याद करने का तरीका है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियन, ह्यूम से होमो वर्ड आ गया, सेपियन मतलब समझदार। ठीक है, याद करने का तरीका है दूसरा। फिर आपका आता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैराडस। लियो वर्ड है लायन के लिए, टाइग्रिस वर्ड टाइगर के लिए, जो देख कर है आपको टाइगर, और पैराडस मतलब लेपर्ड। ठीक है, अब पैंथेरा क्या है, आपने पिंक पैंथर या ब्लैक पैंथर सुना होगा, तो ये जीनस पैंथर से बिलोंग करते हैं। पैंथर मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैट की तरह दिखते हैं और ये डार्कर इन कलर में होते हैं, इनके पास डार्कर पैचेस पाए जाते हैं, तो ये होता है मतलब पैंथर का। तो पैंथर लियो, लायन के लिए पैंथरा लियो, टाइगर के लिए पैंथरा टाइग्रिस, और लेपर्ड के लिए पैंथरा पैराडस। लेपर्ड से वर्ड पैराडस आया। लास्ट है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, ये है पोटैटो का साइंटिफिक नेम। पोटैटो क्या है, अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, या कह लो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखता है। इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर है, और इसीलिए इसका एक और नाम होता है, या इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। पोटैटो जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है, स्वेलन पार्ट होता है, किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इस स्वेलन पार्ट को जो कि फूड स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। तो पोटैटो का नाम क्या हो जाएगा, ट्यूबर से ट्यूबेरोसम। ठीक है, और सोलेनम इसकी जीनस का नेम है। सोलेनम मतलब होता है समथिंग इजी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोटैटो को बनाना इजी है, बट सोलेनम वर्ड वहीं से आया है, तो याद करने के लिए था। तो क्या हो जाएगा ये आपका सोलेनम जीनस है, और किसका है नाम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो ऐसे करके आपको ये इतने नाम तो याद रखने ही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा चैप्टर का रिकैप हो गया है, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, दी लिविंग वर्ड का क्विक रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जिन्होंने लेक्चर कर रखा है उनके लिए तो और भी शॉर्ट हो गया, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे निमोनिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और जिन्होंने लेक्चर नहीं किया है उनके लिए भी ये इनफ है, प्लस ड्रॉपर्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है रिकैप करने के लिए। ठीक है, कभी भी बैठ करके आप वीडियो खोल सकते हो और इसको आप सुन सकते हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएंगी, और फिर क्वेश्चन करके आप उन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था आपका दी लिविंग वर्ड का एक क्विक रिविजन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।